आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकीय माध्य या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि सांख्यिकीय माध्य किसे कहते हैं। सांख्यिकीय माध्य जो है अपने आप में एक तरह का समंक श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य कह सकते हैं हम इसको, और ये श्रेणी के मध्य में केंद्र में स्थित होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सांख्यिकीय माध्य जो है वो समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों के किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से आशय है। इसका हम मापन कर सकते हैं, और ये मूल्य क्योंकि प्रतिनिधि मूल्य है और मध्य में स्थित होता है, इसलिए हम इसको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहते हैं। तो सांख्यिकीय माध्य के द्वारा हम पूरी श्रेणी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं, समंक हमारे सामने हैं, उनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव मूल्य, केंद्रीय मूल्य कहलाते हैं। सांख्यिकीय माध्य कई तरह के होते हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्थिति संबंधी माध्य, दूसरी कैटेगरी है गणित संबंधी माध्य और तीसरी है व्यापारिक माध्य। तो जो पहली कैटेगरी है स्थिति संबंधी माध्य, इसमें हम 2 तरह के माध्य शामिल करते हैं, जिसको बहुलक और या मोड भूइष्ठक भी कहा जाता है इसको, और दूसरा इसमें हम मध्यका को शामिल करते हैं। गणित संबंधी जो माध्य है उसमें समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघात या वर्गीकरण माध्य को शामिल करते हैं। और तीसरी कैटेगरी व्यापारिक माध्य में चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य को शामिल करते हैं। इन सब माध्यों में, ये सारे माध्य हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 माध्य हैं वो बहुलक, मध्यका और समांतर माध्य। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन और एवरेज। इसको हम अंकगणितीय माध्य या मध्यक के नाम से भी जानते हैं। समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य से क्या आशय है? ये माध्य जो सामान्य भाषा में हम औसत शब्द का यूज करते हैं, उसी का एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। सभी गणितीय माध्यों में इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। इस समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के लिए हम समंक श्रेणी में जितने भी मूल्य हैं उन सब मूल्यों को जोड़कर जितने मूल्य हैं उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो जो मूल्य प्राप्त होता है वो समांतर माध्य कहलाता है। गणना के दृष्टिकोण से समांतर माध्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में हम सभी मूल्यों को समान रूप से महत्व देते हैं, जबकि भारित समांतर माध्य कई बार ऐसा होता है कि कुछ समंक श्रेणी में अलग अलग महत्व रखते हैं। तो हम यदि उनको महत्व के अनुसार प्रत्येक मूल्य को वेट, भार प्रदान करते हैं और उसके आधार पर माध्य ज्ञात करते हैं, तो वो भारित समांतर माध्य कहलाता है। अब हम सरल समांतर माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम समझेंगे। सरल समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड काम में आते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड या लघु रीति। अब ये दोनों रीतियां अप्लाई करने से पहले हमें ये समझना है कि
श्रेणी जिसमें हमें समांतर माध्य कैलकुलेट करना है वो किस तरह की है। वर्गीकरण के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि श्रेणियां 3 तरह की होती हैं, एक तो व्यक्तिगत, दूसरी खंडित और तीसरी अखंडित या सतत श्रेणी। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ये समझाऊंगी तीनों श्रेणियों के बारे में, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी से मतलब होता है कि जिसमें मूल्य आपको व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल मूल्य दिया हुआ था, एक एक मूल्य, जैसे कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं तो हर विद्यार्थी का आपको प्राप्तांक अलग अलग दिए हुए हैं, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। दूसरी जो खंडित श्रेणी है उसमें मूल्यों के साथ साथ उस श्रेणी में वो मूल्य कितनी बार आया है तो उसकी आवृत्ति भी लिखी हुई होती है, यानी कि मूल्य और मूल्यों के सामने उनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति लिखी हुई होती है, तो वो खंडित श्रेणी कहलाती है। और खंडित इसको इसलिए भी कहते हैं कि जो मूल्य है, एक मूल्य आ गया फिर उसके बाद में गैप हो सकता है और उसके बाद फिर दूसरा मूल्य आता है, इसलिए ये खंडित श्रेणी कहलाती है। और तीसरी कैटेगरी जो है वो अखंडित या सतत श्रेणी की होती है, इसमें मूल्य कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं, उनमें बीच में गैप नहीं होता है। जैसे कि मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये सारे मूल्य कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं और जिस जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए हैं वो जिस कैटेगरी में आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी जाती है। जैसे 0 से 10 के बीच में नंबर लेने वाले 4 स्टूडेंट हैं तो हम 0 से 10 मूल्य के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो इस तरह से इन तीनों तरह की श्रेणियों में हम समझेंगे कि समांतर माध्य का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि 2 रीतियां बताई मैंने, मेन 2 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, तो पहले लेते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति को समझने से पहले थोड़ा सा ये आप समझिए कि यहाँ पर हम समांतर माध्य के लिए जो साइन यूज कर रहे हैं वो हम एक्स बार जो है यहाँ पे समांतर माध्य का द्योतक है। मूल्यों को हम एक्स से शो करेंगे, जितने जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक है तो वो क्या है, एक्स है। कितने विद्यार्थी हैं यानी कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, या जिसको हम मदों की कुल संख्या कह सकते हैं, वो कहलाएगा एन। इसके अलावा हम सिग्मा या समेशन इसमें यूज करते हैं जिसका मीनिंग है योग या टोटल से। तो इस तरह से ये सारे हमें साइन यूज करने हैं। अब प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य निकालने के लिए एक तरह से जैसे हम मैथ्स में एवरेज निकालते हैं उसी टाइप से हमें यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है। फार्मूले के रूप में देखिए आपके सामने ये कि x बार यानी समांतर माध्य इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि जितने भी मूल्य हैं उन सबको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। 10 मूल्य दिए हुए हैं, 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है तो उन सबका टोटल कर देंगे और उनको नंबर ऑफ आइटम यानी n से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूले के रूप में यदि हम लिखेंगे तो x बार यानी समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो इस तरह से पहले हम टोटल ज्ञात कर लेंगे, नंबर ऑफ आइटम की संख्या याद कर लेंगे, फिर इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें 10 विद्यार्थियों की लंबाई हमें दी हुई है और हमें प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य का परिकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हाइट हमें दे रखी है 10 स्टूडेंट की, जैसे ए स्टूडेंट है उसकी 165 है, बी की 180, इस तरह से 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 और 160, इस तरह से हाइट दे रखी है। अब इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये हाइट जो अलग अलग विद्यार्थियों की दे रखी है इनका हम टोटल कर लेंगे जो कि सिग्मा एक्स कहलाएगा।
और ये सिग्मा एक्स हमारा आ रहा है 1630। n विद्यार्थियों की संख्या ये है 10। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की जगह 1630, एन की जगह 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 163 सेंटीमीटर। ये एवरेज हाइट, एक तरह से मीन हाइट कहलाएगी 163 सेंटीमीटर। यानी कुछ विद्यार्थी इससे ज्यादा हाइट वाले होंगे, कुछ इससे कम, लेकिन एवरेज हाइट जो है 163 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो ये प्रत्यक्ष रीति में बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद में आती है लघु रीति। व्यक्तिगत श्रेणी चल रही है, व्यक्तिगत श्रेणी में हम लघु रीति की बात कर रहे हैं। लघु रीति हम तब अपनाते हैं जब हमें गणन क्रिया को थोड़ा इजी करना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। बाकी आप कौन सी रीति अपना रहे हैं ये क्वेश्चन में आपको जनरली नहीं कहा जाता है। आप प्रत्यक्ष रीति से भी कर सकते हैं, लघु रीति से भी आप अपनी इच्छा से कोई भी रीति अप्लाई कर सकते हैं। तो लघु रीति में हम किस तरह क्या प्रोसेस अपनाएंगे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले तो हमें एक कल्पित माध्य लेना होता है। ये कल्पित माध्य हम उसी श्रेणी का मूल्य ले सकते हैं या उससे बाहर का भी ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मूल्य हमें दिए हुए हैं लगभग बीच का कोई मूल्य हम उसमें लेते हैं, तो उससे हमारी गणन क्रिया जो है वो आसान हो जाती है। कल्पित माध्य लेने के बाद में हम विचलन डेविएशन ऑफ एक्स डी एक्स जिसको हम कहेंगे, विचलन की गणना करेंगे। अब ये विचलन की गणना करने के लिए हम जो मूल्य दिए हुए हैं एक्स में से माइनस कर देंगे अज्यूम्ड मीन। तो जो मूल्य दे रखे हैं हर मूल्य में से अज्यूम्ड मीन को लेस करते जाएंगे। dx आपका प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो dx विचलन हमने कैलकुलेट किए हैं उनका हम योग कर लेंगे, तो वो कहलाएगा सिग्मा dx। n मदों की संख्या हमें टोटल करनी है, कितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी सूचना है वो नंबर ऑफ आइटम। उसके बाद में हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एक्स यानी समांतर माध्य इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन से है, उसमें प्लस करेंगे सिग्मा डी एक्स का जो हमने टोटल किया था वो लेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो लघु रीति से समांतर माध्य कहलाएगा। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था उसी एग्जाम्पल को यदि हम लघु रीति शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो देखिए किस तरह से होगा। वही 10 स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं ए से लेके जे तक, उनकी हाइट दी हुई है। अब इसमें हम जो मूल्य दिए हुए हैं उसमें हमें कोई मूल्य कल्पित माध्य के रूप में लेना है। अब कल्पित माध्य आप कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कल्पित माध्य लेंगे लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूल्य हमें दे रखे हैं उनमें लगभग बीच का हो, यानी कुछ मूल्य ऊपर हो उससे और कुछ मूल्य नीचे हो, तो लगभग मध्य का हो। तो इस तरह से हमें लेना है और ये श्रेणी में दिए हुए मूल्यों में से भी ले सकते हैं और बाहर उसके अलावा भी हम ले सकते हैं। जैसे इसमें हम अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं 160 सेंटीमीटर, इसमें हम 158 भी ले सकते हैं, 161 भी ले सकते हैं, पर 160 जो है एक राउंड फिगर है तो कैलकुलेशन इजी हमें करना है, इसी पर्पज से लघु रीति अपनाई जाती है। तो हम इसमें 160 ले रहे हैं। 160 यदि हम लेते हैं तो अब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि dx। x जो मूल्य है हाइट दे रखी है x माइनस a करेंगे। जैसे 165 है उसमें से माइनस करेंगे 160, तो ये प्लस में 5 आएगा। फिर 180 माइनस 160 करेंगे, प्लस में 20 आएगा। 157 माइनस 160 करेंगे, ये माइनस में 3 आएगा। 162 माइनस 160, ये प्लस में 2। 166 माइनस 160 तो प्लस में 6 आ रहा है। 164 में से 160 अज्यूम्ड मीन को लेस करेंगे तो प्लस में 4 आ रहा है। फिर 155 माइनस 160 करेंगे तो ये माइनस में 5 आएगा।
153 माइनस 160 करेंगे, ये भी माइनस में आएगा 7। फिर 168 में से 160 को लेस करेंगे, ये प्लस 8 आएगा, और 160 माइनस 160 ये 0 आएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए हम टोटल करेंगे। प्लस की फिगर 45 है, माइनस की 15 है, तो नेट हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। तो सिग्मा dx का टोटल विचलनों का योग कहलाएगा 30। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला a प्लस सिग्मा dx अपॉन n है। a हमने लिया था 160, a की जगह 160 रखेंगे, प्लस सिग्मा dx 30 अपॉन n, 10 विद्यार्थी हैं, 10, इसको डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा, तो 160 प्लस 3 163 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट मेथड प्रत्यक्ष रीति से किया था, तब भी हमारा यही आंसर था, और यदि हम लघु रीति से करते हैं तब भी यही आंसर आएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमें इस तरह से करना है। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में नेक्स्ट आती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था कि मूल्यों के साथ साथ उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई होती है, यानी कि कौन सा मूल्य कितनी बार श्रेणी में आया हुआ है, वो चीज भी हमें आवृत्ति दी हुई होती है। तो इसमें भी प्रत्यक्ष रीति लघु रीति दोनों से ही करेंगे। प्रत्यक्ष रीति देखते हैं सबसे पहले। प्रत्यक्ष रीति में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो प्रत्येक मूल्य है उसको उसकी आवृत्ति से गुणा करना है। मूल्य यानी कि x और आवृत्ति यानी कि f। आवृत्ति को हम f के रूप में लिखेंगे। तो प्रत्येक मूल्य और आवृत्ति को गुणा करेंगे तो ये कहलाएगा fx, f और x का मल्टीप्लाई। हर एक मूल्य का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका टोटल करेंगे, तो ये कहलाएगा सिग्मा fx। जो आवृत्तियां हैं, फ्रीक्वेंसी है, उनका टोटल करेंगे तो ये सिग्मा f या फिर n, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब n से ही है, तो सिग्मा f कहें या n कहें एक ही बात है। तो n ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मूला यूज करेंगे समांतर माध्य इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो वैल्यू पुटअप करेंगे और समांतर माध्य याद कर लेंगे। इसको भी हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो पहले प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य परिकलित कीजिए। अब इसमें हमें नंबर ऑफ कॉल्स x 0 1 2 3 7 तक दे रखे हैं, और फिर उस x है, ये नंबर ऑफ कॉल्स x है, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 14 21 25 43 51 40 39 12, इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हमें ये पहचान करनी है श्रेणी कौन सी है। तो x भी दिया हुआ और उसके सामने f दिया हुआ है, यानी ये खंडित श्रेणी है। और जो x है के मूल्य है 0 1 2 3, ये सब अपने आप में अलग अलग है, तो इसलिए ये खंडित श्रेणी कहलाएगी। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो x नंबर ऑफ कॉल्स और f फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 14 0 ही आएगा, 1 इंटू 21 ये 21, फिर 2 इंटू 25 50, 3 इंटू 43 129, 4 इंटू 51 204, 5 इंटू 40 200, 6 इंटू 39 234, 7 इंटू 12 84। ये हो गया एफ एक्स। अब इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स 922। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 922 अपॉन एन फ्रीक्वेंसी का टोटल 245 हमने किया टेबल में, ये ले लेंगे, डिवाइड करने पर 3.76 कॉल। तो एवरेज या मीन समांतर माध्य, मीन अर्थमेटिक मीन जो हमारा 3.76 कॉल कहलाएगा। तो इस तरह से खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से आपको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट लघु रीति आती है, खंडित श्रेणी में लघु रीति। तो इसमें भी जिस तरह से हमने व्यक्तिगत श्रेणी में किया था उसी तरह से ही फार्मूला चलेगा, कैलकुलेशन भी उसी तरह से है, बस इसमें हमें f और आ गया है, उसमें केवल dx था, इसमें f dx आ गया। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेना है, जो मूल्य दिए हुए हैं उनमें लगभग बीच का मूल्य, चाहे वो श्रेणी में है चाहे बाहर है, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं।
फिर dx एज्यूम्ड मीन लिया, dx कैलकुलेट करेंगे यानी x माइनस a करेंगे, फिर इसको dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाएगा f dx, और फिर इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा f dx। उसके बाद फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूला हम यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो व्यक्तिगत श्रेणी में भी यही फार्मूला था, क्या फर्क था उसमें, उसमें f नहीं था, उसमें सिग्मा dx अपॉन n था, जबकि इसमें सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन है। बाकी फार्मूला वही है, तो बहुत आसान है, और इसको भी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष रीति तथा लघु रीति द्वारा माध्य मजदूरी ज्ञात करिए। तो इसमें दोनों मेथड, डायरेक्ट और शॉर्टकट, दोनों से ही पूछा गया है। 35% get at the rate of rupees 4.50 each, 40% get the rate of rupees 5.50 each, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि इसमें मूल्य कौन से हैं और फ्रीक्वेंसी कौन सी। तो देखिए जो 35%, 40%, 48% ये दिया हुआ है, ये तो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ आइटम है, ये तो आपकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, और जो रेट है 4.50, 5.50, 6.5, ये आपके मूल्य कहलाएंगे। तो देखिए जो मूल्य है वेजेस वो x कहलाएगा, और नंबर ऑफ जो पर्सन है वो फ्रीक्वेंसी। इसको हम इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, x और फिर f का टोटल कर लिया n, 500 आ गया। अब यदि हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तब तो f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, 4033 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, 4033 डिवाइडेड बाय 500, 8.07। अब इसको शॉर्टकट मेथड में देखिए। शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले आपको अज्यूम्ड मीन लेना है। तो 4.5 से लेकर के 11.5, 11.5 तक के मूल्य आपको दिए हुए हैं, तो लगभग बीच का हम 7.5 या 8.5 लेकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8.5 लेकर के अज्यूम्ड मीन कर रहे हैं। आप 7.5 लेंगे तो भी रहेगा सेम ही, केवल 8 लेके करेंगे तो भी उतना ही रहेगा, लेकिन उससे पॉइंट्स में आएगा तो कैलकुलेशन पॉइंट्स में आएगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आसान बनाने के लिए हम 8.5 को ले लेते हैं। अब जो x के मूल्य हैं उसमें से 8.5 को घटाना है, जैसे 4.5 माइनस 8.5 करेंगे तो माइनस में 4 आए। इसी तरह से हम करते जाएंगे, 8.5 से घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर उसके बाद वाले मूल्यों में प्लस में आएगा। तो जो भी प्लस में माइनस में आ रहा है आपको वो ध्यान रखना है। ये dx आ गया आपका। अब इस dx को आपको f से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे -4 है dx और f है 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -140 आ जाएगा। इसी तरह से 40 माइनस 3, 120 माइनस में, और ऐसे आगे भी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो ये कुछ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में, और टोटल आ जाएगा 217, 217 माइनस में, ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, अज्यूम्ड मीन 8.5 प्लस माइनस 217 डिवाइडेड बाय 500। तो ये माइनस में है तो माइनस में आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना होगा। 217 को 500 से डिवाइड करके 8.5 में से माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड करने पे 0.43 आ रहा है, माइनस करने पे 8.07। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अब व्यक्तिगत श्रेणी कर ली हमने, खंडित श्रेणी कर ली। अब तीसरी कैटेगरी आती है कंटिन्यूअस सीरीज की, सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। तो अखंडित श्रेणी में जैसे मैंने बताया था कि जो मूल्य हैं वो कंटिन्यूएशन में चलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से, तो वो सतत श्रेणी कहलाती है। अब इसमें पहले प्रत्यक्ष रीति देखते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति में आपको क्या करना है कि क्योंकि मूल्य वर्ग दिए हुए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग कहलाते हैं ना, तो वर्ग में दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसके मध्य मूल्य, मिड वैल्यू, जैसे 0 से 10 है तो इसका हमें मध्य मूल्य ज्ञात करना है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मध्य मूल्य आ गया 5। फिर 10 से 20 है तो इसका मध्य मूल्य 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 15, और फिर इस तरह से
20 से 10, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, फिर 20 से 30, तो 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। इस तरह से मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम सदस्य श्रेणी में मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो जो श्रेणी का रूप है वो खंडित श्रेणी की तरह से हो जाएगा। तो खंडित श्रेणी में डायरेक्ट मेथड में जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, जो फॉर्मूला अपनाते हैं, उसी से ही हमें यहाँ पे करना है। और लघु रीति में भी सेम चीज है कि सबसे पहले हम मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, मध्य मूल्य ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो खंडित श्रेणी का फॉर्मूला है उसी तरह से ही हमें करना है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ये देखिए इस एग्जाम्पल को, इसमें दोनों रीतियां प्रत्यक्ष और लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें हाइट ऑफ ट्री दिया हुआ है लेस देन 7 फीट, लेस देन 14, लेस देन 21, लेस देन 28, लेस देन 25, 35 और लेस देन 42, लेस देन 49 और लेस देन 56। तो पहली चीज तो कि ये श्रेणी जो है हमें संचयी रूप में दे रखी है, लेस देन की फॉर्म में दी हुई है। ये हम वर्गीकरण के टॉपिक में समझ चुके हैं, लेस देन और अबोव वाले फॉर्म में। तो ये संचयी आवृत्ति कहलाती है, संचयी रूप में। लेस देन 7 मतलब 7 से कम जो मूल्य है उसकी आवृत्ति, यानी 0 से 7। फिर कहा गया लेस देन 14 यानी 0 से 14 तक की आवृत्ति है 57, और इसी तरह से आगे दिया हुआ है। तो एक तरह से संचयी श्रेणी है। तो सबसे पहले तो इसको हमें नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज में अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखिए जो मिड वैल्यू, ये जो हमें लेस देन की फॉर्म में दे रखा है 7, 14, 21, इन सब में देखिए 7, 7 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमें 7, 7 के डिफरेंस से ही मूल्य की सीमाएं बनानी है और वर्ग डिसाइड करने हैं। तो देखिए हम इस तरह से वर्ग बनाएंगे, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 से 42, 42 से 49, 49 से 56। इस तरह से ये डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है लेस देन की फॉर्म में, उसी डिफरेंस से हमने यहाँ पे पहले तो वर्ग बना लिए। और फ्रीक्वेंसी भी हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी संचयी फॉर्म में है। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लेस देन 7 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 26, तो 0 से 7 की फ्रीक्वेंसी भी 26 ही रहेगी। यानी कि हम लेस देन वाले फॉर्म को यदि अखंडित श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं तो पिछले वाली आवृत्ति हम घटाते जाते हैं। तो 26 से पहले कोई आवृत्ति नहीं है तो 0 है, 0 घटाया 26 ही आ गया। अब दूसरी जो है 57 है, तो 7 से 14 हमें लेनी है, तो जो 0 से 7 तक की फ्रीक्वेंसी थी उसको हम घटा देंगे, तो हमारे पास यानी कि 57 जो है वो लेस देन 14 का मतलब है 0 से लेके 14 तक की फ्रीक्वेंसी, यानी 0 से 7 वाली भी इसमें शामिल है। तो हमें केवल 7 से 14 ही चाहिए, तो हम 0 से 7 वाली उसमें से घटा देंगे। तो 57 में से 26 घटा देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई 31। इसी तरह से 14 से 21 की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जबकि हमें लेस देन 21 दे रखी है 92। तो हम लेस देन 14 तक की आवृत्ति उसमें से घटा देंगे, तो यानी कि 92 माइनस 57 ये आ जाएगी 35। इसी तरह से हम करते जाएंगे, यानी लेस देन की फॉर्म में जब सीरीज होती है तो हमने पहले वर्ग बनाए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए पीछे वाली आवृत्ति को घटाते जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो 0 से 7, 7 से 14 ये जो वर्ग हैं अखंडित श्रेणी के, इनकी सबसे पहले आपको मिड वैल्यू ज्ञात करनी। तो 0 और 7 दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, 7 और 14 दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10.5, 14 और 21 दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 17.5। इस तरह से सारी मिड वैल्यू ज्ञात हो गई, वर्ग ज्ञात किए, मिड वैल्यू ज्ञात किए और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी हम कर ही चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल 360। डायरेक्ट मेथड से करने के लिए एफ और एक्स है मिड वैल्यू, और एफ हमने जो कैलकुलेट किए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कर दिया, और नीचे फॉर्मूले में 360 से डिवाइड कर दिया, 30.08 आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले अज्यूम्ड मीन लेंगे, तो जो मिड वैल्यू वाले मूल्य हैं उसमें लगभग बीच वाला 24.5 या 31.5 दोनों में से कोई ले सकते हैं, तो हमने 31.5 लिया।
31.5 को सभी मूल्यों में से घटाते जाएंगे, तो ये -28, -21, -14, -7, 0 और फिर +7, +14, +21 इस तरह से आएगा। उसके बाद में इस dx को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, यानी कि fdx। तो इसमें भी प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। टोटल करेंगे तो माइनस में आ रहा है 511। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। ए अज्यूम्ड मीन 31.5 प्लस सिग्मा fdx अपॉन एन माइनस 511 अपॉन 360। तो 511 को डिवाइड करेंगे 360 से, माइनस में आएगा 1.42, 31.5 में से लेस करेंगे तो 30.08। तो इस तरह से अखंडित श्रेणी में हमें इस तरह से करना है। तो ये दो रीतियां हो गई, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति जो है, खंडित श्रेणी में जिस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, लगभग उसी तरह से ही कंटिन्यूस सीरीज या अखंडित श्रेणी में करते हैं। सिर्फ फर्क ये है दोनों में कि कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में वो खंडित श्रेणी की तरह से ही हो जाती है और उसी तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। अब थोड़ा अखंडित श्रेणी को थोड़ा और इजी करने के लिए एक तीसरी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, या जिसको पद विचलन रीति कहते हैं, उसको भी अपनाया जाता है। अब पद विचलन रीति क्या है? एक्चुअल में कोई नई रीति नहीं है, जो लघु रीति है उसको ही थोड़ा और इजी करके इसको बनाया गया है। तो जैसे लघु रीति में हम dx विचलन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो मूल्य है उसमें से अज्यूम्ड मीन को लेस करके करते हैं। अब इस dx को यदि हमें और इजी बनाना है तो हम क्लास इंटरवल i का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी जैसे 0 से 10, 10 से 20 है तो इसमें क्लास इंटरवल क्या, डिफरेंस कितना है, वर्ग कितना डिफरेंस का है, 10, 10 का। तो 10 यानी कि क्लास इंटरवल i, तो i से डिवाइड कर देते हैं और dx के आगे एक एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये कहलाता है स्टेप डेविएशन। तो dx हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें जो भी मूल्य आए उनको एक कॉमन फैक्टर जो i है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो वो स्टेप डेविएशन कहलाएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद में फॉर्मूला हमारा जो है वही a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स एपोस्ट्रोफी, यानी कि स्टेप डेविएशन लिया हमने अपॉन n। तो ऊपर हमने dx लेने के लिए i से डिवाइड किया था, अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में इनटू आई और कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पहले हमने डिवाइड करने के लिए किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिगर हमारी चेंज नहीं होगी, सेम आ जाएगी। तो इस तरह से पद विचलन रीति में हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पहले आई से डिवाइड करते हैं dx को और फार्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। इसको देखिए आप, तो अपने आप में ये लघु रीति ही है, बस उसको थोड़ा और हमने इजी कर दिया है। तो ये देखिए, पिछले उदाहरण को ही हमने यहाँ पे पद विचलन रीति से कैलकुलेट किया है, तो वही मिड वैल्यू निकाल ली हमने। 0 से 7, 7, 14 ये आपके अखंडित श्रेणी है, इसकी मिड वैल्यू 3.5, 10.5 ये आ गई। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ही ली थी। उसके बाद में हमने स्टेप डेविएशन लिया। तो डेविएशन जो पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था, डेविएशन लेने के साथ साथ हमने जैसे 3.5 में से हमने माइनस किया 31.5, तो उसको साथ साथ में हमने आई हमारा कितना है 7 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो 3.5 माइनस 31.5 यानी कि ये हमारा माइनस में आया 28। अब इसको 28 को हमने 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस में 4। तो इस तरह से पहले माइनस करना है, मतलब x माइनस a करना है, और फिर उसको i इसमें 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 आ गया। तो ये स्टेप डेविएशन कहलाएगा। अब इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये f dx स्टेप कहलाएगा। वही 26 को -4 से, तो देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ी
और शॉर्ट हो गई हैं और इजी हो गई हैं। तो ये स्टेप एफ डी एक्स आ गया, इसका हम टोटल करेंगे, ये माइनस में 73 आ रहा है। फिर वही आपको वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूले में, ए 31.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स स्टेप माइनस 73 डिवाइडेड बाई 360 इंटू आई। यहाँ जो फार्मूले में फर्क है लघु रीति से वो केवल आई का है, तो इंटू आई करना। आई हमने कितना था 7, यानी जो वर्ग का डिफरेंस है 0 से 7, 7 से 14, तो 7 7 का डिफरेंस है, तो इंटू आई हमने 7 कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो सेम आंसर हमारा 30.08 आ रहा है। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड इस तरह से कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट आती है आकलन अथवा योग रीति। आकलन और योग रीति वैसे जनरली काम में नहीं आती है, इसमें केवल फॉर्मूला देख लीजिए आप, एक्स बार इज इक्वल टू एम माइनस आई ब्रैकेट में एफ माइनस 1। अब इसमें m का मतलब है अधिकतम वर्ग का मध्य बिंदु, जो हाईएस्ट वाला वर्ग है लास्ट वाला उसकी मिड वैल्यू लेनी है। i का मतलब वर्ग विस्तार से है ही, और f का मतलब संचयी आवृत्ति के योग में संचयी आवृत्ति करनी है, फिर उसका टोटल करना है, कुल संख्या से भाग देने पर, कुल संख्या से भाग देंगे तो ये जो भी आंसर आएगा वो f कहलाएगा। और फिर इन सबको हम इसमें पुटअप करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो जनरली ये रीति बहुत ही कम यूज में आती है। उसके अलावा कई बार हमें समावेशी श्रेणी दी हुई होती है। समावेशी श्रेणी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मूल्य हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं कि जो पहला ग्रुप की अपर लिमिट होती है वो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट सेम नहीं होती, उसमें एक का डिफरेंस होता है। जैसे कि 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, इस तरह से। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट यदि सेम है तो वो अपवर्जी श्रेणी कहलाती है, और यदि उनमें एक का फर्क है तो वो समावेशी श्रेणी कहलाती है। तो समावेशी श्रेणी यदि हमें दी हुई है तो पहले हमें उसको अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम पहले भी उसमें समझ चुके हैं पिछले वाले टॉपिक्स में, तो ये अपवर्जी में कन्वर्ट करके किया जाएगा। बाकी जो फॉर्मूले हैं क्वेश्चन जो है सेम आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये समांतर माध्य हमने समझा।